ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अगर आप यहाँ पे देखें जो हमारे पास ये टर्म बनी है, यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू है और एक कांस्टेंट है। इसी तरह यहाँ पे भी एक एक्स की वैल्यू है और एक जो टर्म आ रही है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे। जैसे कि अगर हम एक्स के लिए कंपेयर करें दोनों साइड पे, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे एक्स के लिए कंपेयर करें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 7 आ रहा है और यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है वो a+b आ रहा है। ठीक है, ये हमने जो कंपेयर किया ये हमने एक्स की वैल्यू के लिए कंपेयर किया। इसी तरह जब हम कांस्टेंट टर्म के लिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो 25 आ रही है और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो 4a+3b आ रही है। तो जब हमने इन दोनों, अब हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गया, दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करके हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 7 = a+b, दूसरी इक्वेशन है 4a+3b = 25। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बनी है, इसको अगर मैं 2 का नाम दे दूँ, इसको 3 का नाम दे दूँ, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 4 के साथ और फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास एक की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको करवाती हूँ 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 24 = 4a+4b और इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास 25, 3 है मेरे पास 4a+3b। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आप देख लो ये वाली टर्म कैंसिल होगी, यहाँ पे -1 आ गया और यहाँ पे मेरे पास b आ गया। सो b का जो आंसर है मेरे पास वो हमारे पास आ जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे 24 नहीं आएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। जब 7 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 28 आ जाएगा। तो ये जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो 25 में से आपने माइनस कर दिया, यहाँ पे 28 में से 25 को माइनस कर दिया तो ये हमारे पास +3 आ गया और यहाँ पे 4 में से जब 3 माइनस हुए तो b आ गया। तो b का जो आंसर है मेरे पास वो 3 के इक्वल आ गया। अब b की ये वैल्यू आप यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी पुट करके आप a की जो वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। सो b की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई। अब हमने वो वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देनी है। a की जगह पे 4 पुट हो जाएगा, b की जगह पे 3 पुट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आएंगी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगी इस टर्म की। इस टर्म की जो पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगी वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपने 5.1 के क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 और 10 है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 10 सेम इसी एग्जाम्पल के ऊपर है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है अब आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 10 बेसिकली हमारे पास जो था वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का था। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो x है और जो डिनोमिनेटर की जब डिग्री आप करोगे तो वो x² बन रही है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो पॉलिनोमियल आएगी जो x² वाली टर्म होगी। तो डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो x² है और न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री इसकी 1 है, यहाँ पे इसकी जो डिग्री बनेगी वो 2 बनेगी। तो न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर की डिग्री से। इट मीन्स ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन था और इसको हमने एज इट इज़ ही सॉल्व कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का है। तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को पहले हम कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7 जो न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो आपके पास 2 है। तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन गया। तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं। न्यूमिनेटर वाली टर्म को डिवाइड अंदर रख दिया और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसके साथ हमने उसको डिवाइड किया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 3 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहले हम 3x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस टर्म को। तो ये जब 3x के साथ इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो वो 6x² - 3x² - 3x आ गया। फिर हमें पता है हमने साइन चेंज करना होता है। जब साइन चेंज किया तो ये टर्म कैंसिल होगी, हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। फिर हमने 4 के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाया तो आप देख रहे हो ये टर्म बन जाएगी। साइन हम चेंज करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे आप देखो हम इसको मज़ीद डिवाइड नहीं करवा सकते हैं इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। ये यहाँ पे जो x की पावर है वो छोटी आ गई है जो यहाँ पे इसकी डिग्री है, जो यहाँ पे इसकी पावर है। तो मज़ीद ये नहीं सॉल्व हो सकता। अब इसको हमने कैसे लिखना है, बेसिकली ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ये हमारे पास इक्वल पार्ट इक्वल आया है 3x + 4। जो यहाँ पे जो क्वेश्चन में टर्म आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे,
जो रिमाइंडर वाली टर्म होगी उसको इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे प्लस का साइन डाल के, और जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे होंगे उसको यहाँ पे हम इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। जो क्वोशंट होगा वो यहाँ पे आएगा, जो रिमाइंडर वाली टर्म होगी वो प्लस करके आप इस तरह से लिखोगे, और जो आप जिसके साथ डिवाइड कर रहे हो, जो डिवाइज़र है, वो इस रिमाइंडर वाली टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसके फैक्टर्स बनाएं, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये दोनों फैक्टर्स बनेंगे। अब आपने इतना पार्ट लेना है, सिर्फ इतना पार्ट लेंगे तो आप देख रहे हो ये वही एग्जाम्पल ही बन गया जो अभी मैंने आप लोगों को करवाई है। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, और जब आप इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म बनती है, ये टर्म यही टर्म है। तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में जो पावर है, जो डिग्री है इसकी वो 2 है, और न्यूमिनेटर में जो एक्स की डिग्री है वो 1 है। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो जब हमने इसको, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं और दोनों ही हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो हमने दो कॉन्स्टेंट्स ऐड कर लिए और उसको इस तरह से लिख लिया। तो वही सारा प्रोसीजर है। हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे एक और मेथड हो सकता है। सो बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन बन रही थी, जब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया ax माइनस a प्लस 2bx प्लस b। हमने वही काम किया जो हमारे पास सेम वेरिएबल्स वाले थे, उनको एक साइड पे कर लिया। तो यहाँ पे जो ax है प्लस 2bx है, तो a प्लस 2b आ गया, बाहर x कॉमन आ गया और कॉन्स्टेंट हम एक साइड पे आ गए। अब हमने कंपेयर करना है। यहाँ पे अगर आप x वाली टर्म के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a प्लस 2b है। और अगर आप कांस्टेंट टर्म्स को करें तो अगर जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है अगर हम उसको करें कंपेयर, तो यहाँ पे -3 आ गया और यहाँ पे -a प्लस b आ गया। दो इक्वेशंस बन गए। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो आप देख रहे हो a माइनस a के साथ कैंसिल हो रहा है, और ये 4 = 3 भी आ गया और b की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। और इसी तरह अगर आप b की ये जो वैल्यू है वो अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन में दोनों में से जहाँ मर्जी आप पुट कर दें, मैंने इस इक्वेशन में पुट किया और a का आंसर मेरे पास 13/3 आ गया। अब a और b का ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन जो हम लोगों ने जिसको सॉल्व कर रहे थे बेसिकली ये वाली, जिस तरह हमने पहले काम किया था, हम a और b की जो वैल्यूज़ आई हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास जब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमारे पास इस तरह से फॉर्म बन रही हैं। 3 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 3 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है बेसिकली वो वैल्यू हम लोगों ने ली थी यहाँ पे भी लिखी थी, क्वेश्चन नंबर 1 पे भी लिखी थी। तो अब हमने ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, जो कि हमारे पास ये फैक्टर बन रहा था, ये इक्वेशन बन रही थी। पहले हमने ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, फिर उस पूरे फैक्टर को जो ये वाला इसका आंसर यहाँ पे हमारा निकलेगा, जब हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जो कि ये है।